जी, अब शेप ऑफ प्रोटीन्स के बारे में सुनो तो प्रोटीन के आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी 4 स्ट्रक्चर्स आपने सुने हुए हैं। इस तरीके की शेप होती है इसकी। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी शेप का मतलब या प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें क्या है, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग रहती है, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स क्या है, एक अमीनो एसिड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ रहता है। तो यही लीनियर स्ट्रक्चर को ही प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। इसमें और कुछ नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो कौन सा बॉन्ड है इसमें बना हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड। केवल इसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो इसको ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है जी? अब आप इसको देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, जो ये लीनियर जो लिंकेज जा रहा है ना, अब ये मुड़ गया यहाँ से, ठीक है जी, ये मुड़ गया, ठीक है। अब ये मुड़ गया तो क्या हो गया, मुड़ने के बाद क्या हो गया, इसमें बॉन्डिंग होनी शुरू हो गई। जैसे ये आपस में लीनियर बॉन्डिंग तो थी इसमें, अब इसके क्या होने लग गई है, अब ये क्या होने लग गया, आपस में एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करने लग गए, ऐसे करके इंटरेक्ट करने लग गए। कौन? नाइट्रोजनस बेसिस। आप मतलब इसमें जो देखिए जी क्या होता है, बीच बीच में कॉलें आ जाती है, उस चक्कर में जो है वीडियो हैम्पर हो जाते हैं, अब क्या कहें। लेकिन अब आगे बढ़िए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमने देखा कि क्या होता है, अमीनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंसिंग होती है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, ये आल्पिन की तरह बैंड होने लग जाता है। कौन? भाई एक लंबी सी चेन बन जाएगी अमीनो एसिड्स की प्रोटीन में, तो वो बैंड होने लग जाता है। अब जब वो बैंड होता है तो उसके जो अमाइड बॉन्ड है, उसी के अपने आप में ही सी डबल बॉन्ड ओ जो है, वो एन एच जो है, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाता है। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लग जाती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लग जाती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा आ जाती है। वहाँ तो केवल पेप्टाइड बॉन्डिंग थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो एक स्ट्रांगनेस आ गई ना, तो ये फोल्ड हो गया एक तरीके से। इसे आल्पिन टाइप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आल्पिन टाइप भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर भी दो तरीके के होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स बोलते हैं जिसे, है ना, अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स बोलते हैं एक को, और एक को क्या बोलते हैं, बीटा शीटेड, मतलब शीट लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, घूमे हुए होते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है, ये राइट हैंडेडली मतलब क्या होते हैं, हेलिक्स होते हैं। राइट हैंड की तरफ हेलिक्स होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये देखो, इसका अमाइड जो है ना, इनके बीच में ये अमाइड, जो इसका अमाइड है और इसका अमाइड बॉन्ड है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ऐसे में एच बॉन्डिंग बनती है। जबकि यहाँ पे कैसी बनती है, ऐसे एच बॉन्डिंग बनती है, यहाँ इनके बीच में एच बॉन्डिंग बनती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दे देती है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है पहले वाले की कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, मैंने क्या बोला आपको, बीटा शीटेड एक बताया, बीटा शीटेड इसको बोलते हैं बीटा शीटेड, और एक अल्फा हेलिक्स जो कि राइट हैंडेडली जो है हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको भी आपने याद रखना है। इसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने अब आपको बताया ये वाला, इसकी फर्दर फोल्डिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इसकी क्या हो जाती है, फर्दर फोल्डिंग शुरू हो जाती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी फोल्ड आ जाए तो उसको टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। और टर्सरी स्ट्रक्चर में मतलब अगर पहले वाले में अमाइड, ये अमाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही पहले वाले में, प्राइमरी वाले में, सेकेंडरी वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई थी। टर्सरी वाले की केस की बात करें तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इनके आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से भी बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें एक डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं होने के लिए। तो इसमें वांडरवाल बॉन्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ वांडरवाल बॉन्ड भी होते हैं इसके अंदर, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब बॉन्ड्स भी इसमें बनते हैं। तो चारों तरीके के बॉन्ड इसमें बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये चारों तरीके के। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस रूप में भी पूछा जाता है, ऑल ऑफ द अबव टाइप में वाले में भी ये पूछा जाता है। और फाइनली एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाली की बात है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एक आपके पास क्या है, एक प्रोटीन है, मतलब 3D जिसका टर्सरी स्ट्रक्चर आपके पास है, उसमें दूसरा स्ट्रक्चर भी लपट जाता है, समझ में आ गया। तो मतलब आपका क्या हो जाता है, एक प्रोटीन नहीं होता इसमें, एक से ज़्यादा प्रोटीन क्या हो जाता है, क्वाइलिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, प्रोटीन के आपस में क्वाइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग जैसी कोई बात नहीं पूछी जाती। अब बात है डीनेचुरेशन की, तो इसकी कहानी तो आपने सुनी रखी है कि हीट का या फिर पीएच का कोई भी चेंज अगर हो जाए तो उससे क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का। प्रोटीन क्या होता है, डीनेचर्ड हो जाता है, मतलब विकृत हो जाता है, ठीक है ना। अब हीट मतलब आपने अगर टेम्परेचर राइज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, या फिर पीएच
ठीक है ना, पीएच को आपने घटा बढ़ा दिया तो उसमें क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई। अब हीट क्या है, एक फिजिकल कंडीशन है भाई, टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल कंडीशन, तो फिजिकल चेंजेस, और पीएच क्या है, एक केमिकल कंडीशन, तो केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों ही क्या करते हैं, किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डीनेचर्ड कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर को डीनेचर्ड करने का मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो कैसा टूटता है, तो स्ट्रक्चर कौन सा टूटता है, याद रखना, सेकेंडरी भी टूट जाता है, टर्सरी भी टूट जाता है, क्वाटरनरी भी टूट जाता है, लेकिन प्राइमरी नहीं टूटता, मतलब ये एज इट इज रहता है। बाकी लोग क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड होते हैं। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के केस में क्या होता है, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी एज इट इज रहता है, जैसा था वैसा ही रहता है। मतलब सीक्वेंसिंग नहीं टूटती अमीनो एसिड्स की, क्या टूट जाता है, उनके जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो टूट जाते हैं, अरेंजमेंट जो थे वो टूट जाते हैं। ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग तो वैसी ही होती है, इसका मतलब ये तो नहीं टूटती, लेकिन उसका अरेंजमेंट टूटने से क्या हो जाता है, प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल फंक्शंस लॉस्ट हो जाता है, ये याद रखना। ठीक है ना, इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा, इंसुलिन जैसे एक हार्मोन ही है, हार्मोन मतलब प्रोटीन है, तो इसको क्या रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ये इंसुलिन क्या है, टूट जाता है। भाई आप समझ रहे हैं ना, तो इसलिए जो है प्रोटीन्स को टेम्परेचर और पीएच की कंडीशन में मतलब मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना, एक बात तो ये समझ में आ गई आपको, बायोलॉजिकल फंक्शन से टर्सरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की मैंने बात आपको बता दी है। ठीक है ना। अब आप अगर डीनेचुरेशन के एक दो एग्जांपल से देखते हैं, तो एक तो बॉइलिंग ऑफ एग देखते हैं, बॉइलिंग ऑफ एग, तो एग को बॉयल करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। आपने देखा होगा जो एग यॉक होता है येलो कलर का, जब उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो कैसा खुरदुरा सा हो जाता है ना। इसी तरीके से कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है ना। मिल्क को क्या करते हैं, जैसे आप मिल्क में जैसे खट्टा डालते हैं, थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, मतलब उसका पीएच चेंज करते हैं, तो पीएच चेंज करने से उसकी कर्डलिंग मतलब वो फट जाता है। तो गर्म करने पर आपने अंडे को देखा, वो डीनेचर्ड हो जाता है, और नींबू डाल करके मतलब पीएच में चेंज करने पर उसके मिल्क में कर्डलिंग हो जाती है। तो ये भी आपने देखा। तो फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके के चेंजेस के एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब आ जाते हैं हम अपने एंजाइम्स में। एंजाइम्स के बारे में आपको कुछ जानकारी तो होगी, कुछ मैं दे देता हूँ। एक तो ये टेलर्ड प्रोटीन होते हैं, टेलर्ड प्रोटीन मतलब प्रोटीन से ही बने हुए रहते हैं। ठीक है ना, टेलर्ड प्रोटीन मतलब प्रोटीन को टेलर्ड करके बने हुए रहते हैं, एक बात। दूसरी बात मैंने क्या बोला आपको इसके बारे में, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, मैंने आपको इसको बताया था। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं हार्मोन्स भी और एंजाइम्स भी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। तो इसके बारे में भी आप मतलब इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रख देते हैं। अब एक दो गुण और हैं इनके, एक तो स्पेसिफिक होते हैं, है ना। एंजाइम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कैसे स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आप समझ सकते हो की एंड लॉक, है ना, इसको बोलते हैं ना, ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन है। अगर एक लॉक है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक की होगी ना, इसी तरीके से अगर कोई एंजाइम है तो उसके लिए एक स्पेशल क्या होता है, सबस्ट्रेट होगा, उसी के ऊपर ये काम होगा। समझ गया, आ गया। एंजाइम हर किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो की और लॉक हाइपोथेसिस के ऊपर काम करते हैं, मतलब इनकी एक्शन क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। एक बात और याद रखिए आप, इसमें स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में काम करते हैं। कौन कौन काम करते हैं, एंजाइम्स। आप याद रखना, अगर आपके 1000 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं तो उनके लिए केवल 10 ही क्या होंगे, आपके एंजाइम्स होंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि एंजाइम करते हैं बहुत स्पीड से रिएक्शन, बहुत स्पीडी रिएक्शन करते हैं। अब स्पीडी रिएक्शन करते हैं तो 10 को तो एकदम तुरंत चेंज कर देंगे, फिर 10 को कर देंगे, फिर 10 को कर देंगे, तो जितने भी हैं उनको तुरंत कन्वर्ट कर देंगे वो, इसलिए कम ही लोग हों तब भी काम चल जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, वेरी फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं। ये भी इनका एक नेचर हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, सारे पॉइंटों को वैसे आपको नोट करना चाहिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इसी तरीके से जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है ईए को रिड्यूस करने की। भाई ये क्या करते हैं तो बायो कैटलिस्ट ना, क्या है ये, बायो कैटलिस्ट तो बोलते हैं इनको, मतलब ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कैटालिसिस करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के। और कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो कर देते हैं। ठीक है, याद रखना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, लो करते हैं। इस बात को भी आप इंपॉर्टेंट करना, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ही क्या करते हैं, रिएक्शन को अलाउ करते हैं। मतलब ये रिएक्शन कब करते हैं, किसी हाई टेम्परेचर में नहीं करते, ये तो हमारे बॉडी टेम्परेचर में करते हैं ना। भाई जो हमारे शरीर के जो एंजाइम्स हैं वो कौन से टेम्परेचर में काम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर में। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये रिएक्शंस को क्या करते हैं, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर करते हैं। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ही इनका काम होता है। तो इतने पॉइंट देखो जी, मैंने आपको जैसे जैसे याद आया आपको बता दिए मैंने आपको, है ना।
इसके अलावा एंजाइम्स का, हाँ एंजाइम्स के बारे में एक दो बातें और सुन लो। एंजाइम्स जो होते हैं वो दो पार्ट से मिलकर के बने हुए होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। इसमें एक तो होता है एंजाइम्स के लिए एक्टिव पार्ट होता है, क्या कहते हैं, एक्टिव पार्ट होता है, ये प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। और एक होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, को एंजाइम्स बोलते हैं, उसको इनएक्टिव पार्ट मत बोलना, उसको बोलेंगे को एंजाइम्स, ठीक है ना। हालांकि आपको अगर इसकी डिटेल समझनी होगी तो डिटेल भी आप कहीं ना कहीं वीडियोज में देख सकते हैं, मगर ये यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, एक तो एक्टिव पार्ट पूछा जाता है जो प्रोटीन से बना हुआ होता है, और बाकी को एंजाइम से बना हुआ पार्ट जो होता है वो इनऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है और ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है, याद रखना, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक पार्ट भी। तो जो इसमें प्रोटीन से बना हुआ पार्ट होता है वो तो केवल 5-7% ही होता है, 5%, बाकी 95% इसका जो होता है को एंजाइम वाला पार्ट होता है, जो कि मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक दोनों तरीके की मोइटीज से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इनऑर्गेनिक की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट कार्बोनिक हाइड्रेज का एग्जांपल याद रखना, कार्बोनिक हाइड्रेज, ठीक है, कार्बोनिक बल्कि एनहाइड्रेज है, हाइड्रेज नहीं एनहाइड्रेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसमें Zn+2 क्या होता है, इसमें Zn+2 मेटल यूज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में Zn+2। वैसे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुए, ऑर्गेनोमेटेलिक, तो इनऑर्गेनिक कैटेगरी में डाल दिया हमने इसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक इसका क्या हो गया एग्जांपल, लिख लेना आप इसको। मैं तो बहुत फ्री फ्लोइंग में चल रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, इसलिए मैं इसमें टाइम आपका बचाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको लिखोगे सबको, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और याद आ रहा है Mg+2 वाला, हेक्सोकाइनेज बोलते हैं उसको, ठीक है, हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक को एंजाइम वाले पार्ट हैं, जबकि ऑर्गेनिक को एंजाइम वाले पार्ट होता है ग्लूकोज, एक आता है, क्या आता है ऑर्गेनिक वाले में, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है ना, ये जो है ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, तो ये कोएंजाइम, ऑर्गेनिक कोएंजाइम है, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से, आपको इसके ऊपर एक दो कहानी और सुना देता हूँ, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी उसको इनके बारे में पता होगा। एक ऑक्सीडो, 6 तरीके के ये होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। भाई हमारे शरीर में एंजाइम्स क्या कराते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन के केस में काम करने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। कभी कभी छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप्स को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, तो ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफरेज एंजाइम्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा AMP से ADP बनना, ADP से ATP बनना, ये क्या है, फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है। AMP में एक ही मोनोफॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट है, तो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जा रहा है ना, तो जोड़ा जा रहा है मतलब कहीं से लाके इन पे जोड़ा जा रहा है ना, तो वो ट्रांसफर ही तो हो रहा है ग्रुप, तो ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पे यूज होंगे। हाइड्रोलेज एंजाइम एक तरीके से हाइड्रोलिसिस को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। अगर किसी भी बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करनी है, मतलब पानी के साथ उसको तोड़ना है, तो उस हाइड्रोलिसिस के लिए क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोलेज एंजाइम ही लगेंगे। और अगर उसको बिना पानी के तोड़ना है, विदाउट वाटर अगर उसको तोड़ना है, तो लाइएज एंजाइम्स आपके यूज होंगे, ठीक है ना। तो लाइएज एंजाइम है ब्रेक डाउन ऑफ एनी बॉन्ड इन एब्सेंस ऑफ वाटर, यू कैन से, ठीक है ना। आइसोमेरेज एंजाइम्स क्या होंगे, आइसोमेरेज एंजाइम्स क्या करेंगे, रीअरेंज करने का या आइसोमराइज करने का काम करेंगे। मान लो आपके पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज से आपने बॉडी के अंदर फ्रक्टोज बनाना है, तो फ्रक्टोज भी ग्लूकोज का क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, आपको पता है। तो इस आइसोमेरिज्म के लिए कौन काम करेगा, ग्लूकोज आइसोमरेज काम करेगा, या मतलब कोई आइसोमरेज काम करेगा, ठीक है ना। तो आइसोमरेज का काम क्या होगा, वो आइसोमेरिज्म करके रीअरेंज करवा देगा ग्रुपों को, ठीक है ना। और लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का, एक तरीके से एडिशन रिएक्शन का करवाने का काम करता है। जैसे डेरिवेटिव वगैरह बनते हैं ना, तो उनको बनाने का काम करता है कौन, लाइगेज एंजाइम्स, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बता दी किसकी, एंजाइम्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, किस तरीके की, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, वो कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी अगर देखना है तो देखिए, एक तो वो इंट्रा सेलुलर होते हैं और एक एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है ना, या न्यूक्लियस होता है, आप कह सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बोल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं इनमें से कुछ एंजाइम्स। तो ऐसे एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, इंट्रा सेलुलर कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज वाला जो मैंने, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होते हैं, एक्चुअली ये वाले ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं इंट्रा सेलुलर ही कैटेगरी के होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के बाहर होते हैं,
भाई सेल के बाहर रहते हैं। जैसे आप इसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का याद रख सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस कैटेगरी में डाल सकते हो आप, और ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप के जो इंट्रासेलुलर कैटेगरी में डाल सकते हो। तो ये भी पेज मेरा हो जाता है। अब आ जाते हैं एक इसके बारे में, माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ये क्या है? ये किसी एंजाइम के द्वारा जो कैटालिसिस होती है, कोई रिएक्शन को कैटलाइज करता है ना, जिसको भी वो एंजाइम किसी बायोकेमिकल रिएक्शन, तो उसके रेट को निकालने के लिए, तो ये इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं हम रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। तो रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन किसके बराबर होती है? इस फॉर्मूले के बराबर। तो वी मैक्स क्या है? मैक्सिमम रेट, ठीक है ना। एस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। के एम क्या है? माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट बनाया हुआ है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो आप समझ में आ गया आपका, किसी रिएक्शन का, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वो मैक्सिमम कब होगी? जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसका रेट बढ़ता जाएगा। इसको सीधा सा ऐसा भी समझ सकते हो आप। बात समझ में आ गया? जैसे जैसे सबस्ट्रेट, देखो अगर 1000 मॉलिक्यूल हैं सबस्ट्रेट के, तब तो एंजाइम जो है उस रिएक्शन को बहुत फास्ट करेगा, और अगर 100 ही एंजाइम है तो उस रिएक्शन को थोड़ा कम फास्ट करेगा। ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात ये बोलता है आपको, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाने के लिए बोल देता है वो एक बार, ठीक है। और कभी कभी इसी फॉर्मूले का देखो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, मैंने इसको क्या कर दिया? रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब 1 बाई वी है ना, और ये 1 बाई ये कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अभी आप ये ऊपर वाली इक्वेशन को 1 डिवाइड बाई ये करोगे तो आपका क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर ऐसे में आपकी रिएक्शन कन्वर्ट हो गई, और किसी समय आप एक ग्राफ बनाते हैं, किसमें? 1/V और 1/S में बनाते हैं। S की कंसंट्रेशन में अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो उस कंडीशन में 1/V और 1/S की कंडीशन में एक ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके की। तो बार बार ये ग्राफ भी पूछ लेते हैं, तो माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट के हिसाब से इस तरीके का आपका ग्राफ भी मिलता है। इसको आप ध्यान रखेंगे।